Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to start a new chapter that is a breathing and exchange of a gases. हमने एक नई यूनिट स्टार्ट कर दी है. कल हमने डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन कंप्लीट कर लिया था और आज उसी यूनिट का हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है हमारा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो यहाँ से आपको पता चल गया है कि आज के टॉपिक पे हमें क्या पढ़ना है. आज के टॉपिक में हमें ब्रीथिंग के बारे में पढ़ना है, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कैसे रेस्पिरेशन होता है, कौन कौन सी गैसेस एक्सचेंज होती है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है. जैसे कि हम जानते हैं ऑक्सीजन इज़ यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज टू ड्राइव एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़. हमें कहीं ना कहीं पता है कि ऑक्सीजन है वो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं इनडायरेक्टली तरीके से ताकि वो ब्रेक डाउन कर सके न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स का, जो कि क्या क्या होते हैं ग्लूकोज, जहाँ से वो ड्राइव कर सकते हैं एनर्जी ताकि वो परफॉर्म कर सके वेरियस एक्टिविटीज़ को. कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल इज़ आल्सो रिलीज ड्यूरिंग दिस कैटाबॉलिक रिएक्शन. अब ये जब कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है, जब मतलब ये ब्रेक डाउन होता है न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स का, इसी के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी, जो कि एक बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, वो भी रिलीज़ होती है. तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि ऑक्सीजन जो है वो कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड होती है टू द सेल्स. हमें सेल को बराबर कॉन्टिन्यूस तरीके से, कांस्टेंट तरीके से ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है और जो CO2 प्रोड्यूस करते हैं सेल्स, उन्हें रिलीज आउट करना है. मतलब जो सेल्स प्रोड्यूस कर रही हैं CO2, उनको हमें उस CO2 को हमें रिलीज़ करना है. तो इसी प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन को टू द CO2 को हम ब्रीथिंग कहते हैं. दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 from the atmosphere with the CO2 that is produced by the cell is called breathing and commonly known as respiration. मतलब हमें O2 देना है और जो वो CO2 प्रोड्यूस करते हैं उसको रिलीज़ करना है. इसी प्रोसीजर को हम ब्रीथिंग कहते हैं, जिसे हम कॉमनली रेस्पिरेशन भी कहते हैं. अब जैसे कि आप अपने चेस्ट पे हाथ रख के देख सकते हैं, आपको एक फील होगा कि जो चेस्ट है वो अप डाउन मूव कर रही है. तो ये किसकी वजह से है? क्योंकि हम ब्रीथ कर रहे हैं. अब इसी में हमें पढ़ना है कि हम ब्रीथ कैसे करते हैं, उसका क्या मैकेनिज़्म है, कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं, इन सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे. तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है. दैट इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब आपको मैंने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता ही दिया है, जो कि हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था. उसके बेसिस पे और उनके हैबिटेट के बेसिस पे जो मैकेनिज़्म होता है ब्रीदिंग का, वो हर एनिमल्स में अलग अलग तरीके का देखा जाता है. मतलब ऐसा नहीं है कि सारे एनिमल्स में ब्रीथिंग लंग से ही हो रही है. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें ब्रीथिंग डिफ्यूजन से भी हो रही होती है, गिल से हो रही होती है. इंसेक्ट्स में हमें देखने को मिलती है ट्रैकियल ट्यूब से होती है और मॉइस्ट स्किन से भी होती है. वही सब आगे हम अब पढ़ेंगे. जैसे लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स कौन कौन से? स्पंजेस, सीलंट्रेटा, फ्लैटवर्म्स. ये एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन विथ CO2 बाय अ सिंपल डिफ्यूजन ओवर इंटायर बॉडी सरफेस. तो ये कैसे चेंज करते हैं? बॉडी सरफेस की हेल्प से चेंज करते हैं बाय द प्रोसेस सिंपल डिफ्यूजन से. अर्थवॉर्म जो होते हैं हमारे, वो कैसे एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन को? दैट इज़ यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल. वो क्या यूज़ करते हैं? अपनी मॉइस्ट क्यूटिकल यूज़ करते हैं. इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होती हैं, जिन्हें हम ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं. ये उसकी हेल्प से एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसपोर्ट करते हैं अपनी बॉडी में. स्पेशलाइज वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? गिल्स, जो कि कहाँ हमें देखने को मिलते हैं? एक्वाटिक ऑर्थोपॉड्स में देखने को मिलते हैं, मोलस्क में देखने को मिलते हैं. वेयर एज वेस्कुलराइज बैग्स जो होते हैं जिन्हें हम लंग्स कहते हैं, वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में देखने को मिलते हैं. मतलब जो अर्थ पे रहते हैं उन पे देखने को मिलते हैं. लैंड पे जो रहते हैं उनमें देखने को मिलते हैं, जो कि किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस के लिए. अमंग वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं लाइक फिशेज,
फिशेस जो होती हैं वो क्या यूज़ करती हैं, गिल्स यूज़ करती हैं, वेयर एज जो रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, दे आर रेस्पायर थ्रू देयर लंग्स। इसमें क्या रेस्पिरेशन देखने को मिलती है, थ्रू लंग्स के थ्रू देखने को मिलती है। वेयर एज जो एम्फीबियन होता है, एम्फीबियन जो है वो लंग्स के थ्रू रेस्पायर करता है, लेकिन जो फ्रॉग्स होते हैं वो लंग्स के साथ साथ मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी रेस्पायर करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। इसी और आगे हम इसमें अब देखेंगे वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, यहाँ पे हमने लोअर इन्वर्टिब्रेट्स देखे जो कि कौन कौन से होते हैं, दैट इज स्पंजेस, सीलेंट्रेटा एंड फ्लैटवॉर्म्स देखे, जिनकी रेस्पिरेशन किससे होती है, बॉडी सरफेस से होती है, बाय द प्रोसेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। हमने अर्थवॉर्म के बारे में देखा जो कि किससे रेस्पिरेशन करता है, बाय देयर मॉइस्ट क्यूटिकल। अर्थवॉर्म के अलावा हमने और क्या देखा, हमने इंसेक्ट देखा जो कि किससे रेस्पिरेशन करते हैं, दैट इज ट्रैकियल ट्यूब से, उसमें नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हमने फिशेस को भी देखा, फिशेस किससे रिस्पायर करती हैं, दैट इज रिस्पायर थ्रू देयर गिल्स। इसके अलावा हमने ऑर्थोपॉड्स और मोलस्क में भी देखा, उसमें भी किससे रेस्पिरेशन होती है, गिल से। और इसके अलावा हमने रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स देखे जो कि किससे रिस्पायर करते हैं, बर्ड्स भी होते हैं जो, सॉरी एम्फीबियंस, एक मिनट, रेप्टाइल, मैमल्स और बर्ड्स देखे जो कि किससे रिस्पायर करते हैं, लंग से। इसके अलावा हमने एम्फीबियंस देखे, एम्फीबियन में किसका एग्जाम्पल हमने देखा, दैट इज़ अ फ्रॉग का एग्जाम्पल देखा जो कि किससे रिस्पायर करता है, लंग से भी करता है और अपनी मॉइस्ट स्किन से भी करता है। तो यहाँ पे हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन फिनिश होता है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक हमें देखने को मिलेगा दैट इज़ अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एंड द सेकेंड वन इज अ लंग्स, जिससे पूरा यही ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आता है। तो इसमें इसे पढ़ने से पहले इसका शॉर्ट वो फ्लो चार्ट बना लेते हैं ताकि जब आप पढ़ो तो आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो पहले हमारे क्या होते हैं, दैट इज अ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के बाद क्या होते हैं हमारे, नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर के बाद किस में ओपन हो जाता है, दैट इज ओपन इनटू अ फेरिंग्स। फेरिंग्स अभी हमने डाइजेशन वाले में पढ़ा था कि जो फेरिंग्स होता है वो कॉमन होता है बोथ एयर और फूड के लिए। फेरिंग्स के बाद कहाँ पे हम जाएंगे, ओपन इनटू अ लैरिंग्स। जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स के बाद किस में हम जाएंगे, दैट इज, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, दैट इज अ लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। लैरिंग्स किस में ओपन होगा, दैट इज ओपन इनटू ट्रैकिया। ठीक है, इसके बाद ये जो ट्रैकिया होता है ये किस में ओपन होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई। देन these primary bronchi are open into secondary or tertiary bronchi. एंड दी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई के बाद क्या आते हैं, ब्रोंक्यूल्स। एंड ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या आते हैं लास्ट में, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स।
इतना क्लियर है? यही पूरा फ्लो चार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर मैंने ये आपको पहले बता दिया है ना, तो अब आपको ईजी लगेगा पढ़ने में। ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। हमारे पास एक पेयर होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स का, जो कि किस में ओपनिंग आउट होता है, अबव द अपर लिप। अपर लिप से ऊपर होता है ना नॉस्ट्रिल्स, आपने देखे होंगे बाहर से। ये जो नोज के होल हैं, इन्हीं को एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स कह रहे हैं। इट लीड्स टू अ नेजल चैम्बर। इसके बाद कहाँ जाते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स? नेजल चैम्बर में जाते हैं, थ्रू द नेजल पैसेज। फिर इसके बाद ये जो नेजल चैम्बर है दैट इज ओपन इनटू अ फेरिंग्स। फेरिंग्स में ओपन होता है, जो कि क्या है? फेरिंग्स इज अ पोर्शन विच इज अ कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। इसके बाद ये जो फेरिंग्स है दैट इज ओपन इनटू अ लैरिंग्स रीजन। लैरिंग्स रीजन, फिर लैरिंग्स रीजन के बाद इनटू अ ट्रेकिया। तो ये लैरिंग्स जो है दैट इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स। ये कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है that helps in a sound production, hence called sound box. During swallowing जो होता है, during swallowing जब हम फूड swallow करते हैं, during swallowing जो glottis can be covered by a thin cartilaginous flap, जिसे हम epiglottis कहते हैं। ये जो glottis होता है that is covered by a thin cartilaginous flap, जिसे हम एपीग्लॉटिस कहते हैं, जो कि क्या करता है? प्रिवेंट करता है ताकि फूड की एंट्री लैरिंग्स में ना हो। इसके बाद ये जो ट्रेकिया होता है दैट इज अ स्ट्रेट ट्यूब, जो कि एक्सटेंडिंग अप टू अ मिड थोरासिक कैविटी। कहाँ तक एक्सटेंड हो रखा होता है? मिड थोरासिक कैविटी, जो कि डिवाइड होता है एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा। कहाँ पे डिवाइड होता है? जब फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा होता है, वहाँ पे जाके डिवाइड होता है into a right and left primary bronchi. Each bronchi undergo a repeated division to form a secondary and tertiary bronchi. इसके बाद वो किस में ओपन होते हैं? सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई में। देन ब्रोंक्योल्स में। फिर कहाँ एंड अप होते हैं? वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्योल्स। इसके बाद ये जो हमारे ट्रैकाई होते हैं, ये जो ट्रैकी होता है दैट इज अ ट्रैकी, प्राइमरी ब्रोंक्योल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्योल्स एंड टर्शरी ब्रोंकाई जो होती हैं, और इनिशियल ब्रोंक्योल्स जो होते हैं, टर्मिनल वाले नहीं, सिर्फ इनिशियल वाले जो ब्रोंक्योल्स होते हैं दैट आर सपोर्टेड बाय अ इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। ठीक है, ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल। फिर इसके बाद जो लास्ट वाले ब्रोंक्यूल होते हैं, ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम एल्वुलाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में जब एक गिव थिन इरेगुलर वॉल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम एल्वुलाई कहते हैं। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स एंड एल्वुलाई कंप्रोमाइजेज द लंग। तो ये जो ब्रांचिंग नेटवर्क होता है किसका? ब्रोंकाई का, ब्रोंक्योल्स का और एल्वुलाई का। ये क्या कंप्राइज करता है? दैट इज अ लंग। वी हैव अ 2 लंग्स। इतना हमें पता है, हमारे पास 2 लंग्स होते हैं विच आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड प्लूरा। किससे कवर्ड होते हैं? दैट इज कवर्ड बाय अ डबल लेयर प्लूरा, जिसमें क्या फिल्ड होती है? प्लूरल फ्लूइड फिल्ड होता है, जिसका काम क्या होता है? ये रिड्यूसेस करता है फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यही लिखा हुआ है पूरा चार्ट। यहाँ टर्मिनल ब्रोंक्योल्स तक आ गया। इसके बाद ये जो हमारे ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई होता है, और जो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं दैट आर सपोर्टेड बाय अ इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से सपोर्ट करते हैं। इसके बाद ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये अराइज करते हैं किसको? थिन इरेगुलर वॉल्ड वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम एल्वुलाई कहते हैं। इसके बाद जो नेटवर्क होता है ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स और एल्वुलाई का, वो कंप्राइज करता है दैट इज अ लंग। लंग में कवर्ड बाय अ डबल लेयर प्लूरा। डबल लेयर प्लूरा से कवर्ड होते हैं, जिनके अंदर क्या फिल्ड होता है? प्लूरल फ्लूइड फिल्ड होता है, जिसका काम क्या होता है?
फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। लंग के जो लंग सरफेस का जो फ्रिक्शन है उसको क्या करता है, दैट इज रिड्यूस करता है। एक चीज और देख लो, ये जो हमारा ग्लॉटिस होता है, ग्लॉटिस, इसकी जो कवरिंग होती है वो कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से होती है ना, जिसे हम एपीग्लॉटिस कहते हैं, जिसका काम क्या होता है, फूड की एंट्री नहीं होने देना। ठीक है, ये डायग्राम है जिसमें दिस पार्ट इंडिकेट्स दैट दिट इज अ एपीग्लॉटिस। देन इसके बाद ये लैरिंग्स है जिसको हम साउंड बॉक्स कहते हैं क्योंकि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है ये। दिस इज अ ट्रेकिया। ये येलो वाला जो है दैट इज अ, ये येलो वाला जो है दैट इज अ प्लूरल फ्लूइड, और इनके जो आसपास है दैट इज अ प्लूरल मेम्ब्रेन। दीज वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर इज एल्वुलाई, एंड ये दीज आर ब्रोंक्यूल्स। ये जो नीचे है दैट इज अ डोम शेप डायाफ्रेम। दिस इज अ लंग एंड दिस इज अ ब्रोंकस। अब इसमें एक चीज और देख लो, ये जो हमारा राइट लंग होता है, इसमें कितने लोब्स होते हैं, इसमें 3 लोब्स होते हैं, राइट हैंड साइड पे 3 लोब्स होते हैं। और जो लेफ्ट वाला लंग होता है, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ जो कि एक नॉलेज के लिए अच्छी है, पता होना चाहिए। 2 लोब्स होते हैं, इतना पढ़ रहे हो तो इतना तो पता ही होना चाहिए ना। और टोटल हमारे कितने एल्वुलाई होते हैं, दैट आर 300 मिलियन एल्वुलाई होती हैं। एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं इन बोथ लंग्स में। टोटल कितने एल्वुलाई होते हैं, दैट इज 300 मिलियन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन की, हमने पढ़ लिया कि डबल लेयर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, तो एक आउटर की तरफ होगी, एक इनर की तरफ होगी। तो ये जो हमारी आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, ये किसके कांटेक्ट में होते हैं, दैट इज कांटेक्ट विथ थोरासिक लाइनिंग। थोरासिक लाइनिंग के कांटेक्ट में होती है। ये आधा यहाँ पे लिखा हुआ है, किसके कांटेक्ट में होती है, थोरासिक लाइनिंग में। वेयर एज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है इज इन कांटेक्ट विद द लंग सरफेस। और जो अंदर वाली होती है वो किसके कांटेक्ट में होती है, लंग के सरफेस के साथ कांटेक्ट में होती है। इसके बाद द पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक के जितने भी पार्ट हैं वो सारे किसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, कंडक्टिंग पार्ट को। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, कंडक्टिंग पार्ट को। वेयर एज द एल्वुलाई, जबकि एल्वुलाई और उसकी डक्ट जो होती हैं वो किसको फॉर्म करती है, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट को। ठीक है, 2 पार्ट्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी system, they have 2 parts. First is a conducting, second one is a respiratory और exchange part। ठीक है, कंडक्टिंग पार्ट जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, दैट इज फ्रॉम एक्सटर्नल
नॉस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, 20 के सारे पार्ट्स, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। वेयर एज ये जो हमारा रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट होता है, ये कहाँ से कहाँ तक का होता है? ये एल्वुलाई को कंसिस्ट करता है, एल्वुलाई और एल्वुलाई से रिलेटेड उनके टक्ट, ठीक है। इसके बाद कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या होता है? वही लिखा था, कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वुलाई। तो कंडक्टिंग पार्ट का काम होता है कि जो एटमॉस्फेयर वाली एयर है उसे एल्वुलाई तक पहुंचाना, ठीक है, जो कि और क्या क्लियर कर देता है, क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। और जो भी एटमॉस्फेरिक एयर जो हमारी एल्वुलाई तक जा रही है उसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट ना हो, ठीक है, ह्यूमिडिफाइड हो, और ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू अ बॉडी टेम्परेचर, और उस एयर को कहाँ किस में तक लाता, कौन से टेम्परेचर तक? हमारे बॉडी टेम्परेचर तक लाता है, ठीक है। तो कंडक्टिंग पार्ट के 3 काम होते हैं। पहला तो काम ये है कि वो एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वुलाई तक लेके आएगा। फिर जब वो एयर को लेकर आ रहा है तो वो ये देखेगा कि उसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट ना हो। इसके बाद वो ह्यूमिडिफाइड हो। इसके बाद वो एयर जो है अंदर जा रही है एल्वुलाई तक, तो उसका वही टेम्परेचर होना चाहिए जो बॉडी का टेम्परेचर हो। वेयर एज एक्सचेंज पार्ट का काम क्या होता है? वहाँ पर एक्चुअल डिफ्यूजन होता है। एक्चुअल डिफ्यूजन होता है किसका? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। तो एक्सचेंज पार्ट में हमें देखने को मिलता है इज अ साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद हम आगे फर्दर मूव करते हैं। ये जो हमारे लंग्स होते हैं कहाँ सिचुएटेड होते हैं? दे आर सिचुएटेड इन द थैरोसिक चैम्बर विच इज एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर, जो कि एक एयर टाइट चैम्बर की तरह काम करता है। ये जो थोरासिक चैम्बर होता है ये किससे फॉर्म्ड होता है? दैट इज फॉर्म्ड डॉर्सली। डॉर्सली पोजीशन पे क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रली पोजीशन पे क्या होता है? दैट इज अ स्टर्नम। लेटरली पोजीशन पे क्या होता है? दैट इज अ रिब्स। एंड ऑन द लोअर साइड देयर इज अ डोम शेप्ड डायाफ्राम, ठीक है। तो ये थोरासिक चैम्बर चारों तरफ से घिरा होता है, डॉर्सली बाय अ वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय अ स्टर्नम, लेटरली बाय अ रिब्स एंड लोअर साइड पे डोम शेप डायाफ्रेम। और इसी के अंदर हमारे लंग्स सिचुएटेड होते हैं जो कि एक एयर टाइट चैम्बर की तरह रहते हैं। ये एनाटॉमिकली जो सेटअप होता है लंग्स का इन थोरेक्स में इन सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरासिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग और पल्मोनरी कैविटी। तो ये जो एनाटॉमिकली सेटअप बनाया गया है लंग्स का थोरेक्स में वो किस लिए है? ताकि कोई भी चेंज अगर वॉल्यूम में आए तो वो थोरासिक कैविटी में रिफ्लेक्ट हो, लंग कैविटी या पल्मोनरी कैविटी में रिफ्लेक्ट हो। सच अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग। अब ऐसे अरेंजमेंट सिर्फ ब्रीथिंग के लिए एसेंशियल है। सो एज वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। तो ये जो अरेंजमेंट है हमारा ब्रीथिंग के लिए एसेंशियल है, लेकिन इससे हम पल्मोनरी वॉल्यूम में कोई भी ऑल्टर या कोई भी चेंज डायरेक्टली नहीं ला सकते। तो रेस्पिरेशन के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? पहली बात है हमें रेस्पिरेशन के अंदर देखने को मिलेगा दैट इज अ ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट, ठीक है। ब्रीथिंग का काम और या पल्मोनरी वेंटिलेशन का काम क्या होगा कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो क्या अंदर जाए, ड्रॉन इन हो, और जो CO2 रिच एल्वियोलर एयर जो है वो रिलीज्ड आउट, बाहर आए। इसके बाद डिफ्यूजन होगा गैसेस का, किसका? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस अ एल्वियोलर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट होगा गैसेस का, कैसे? विद द हेल्प ऑफ ब्लड। फिर इसके बाद डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन का और CO2 का बिटवीन अ ब्लड एंड टिश्यू।
इसके बाद यूटिलाइजेशन होगा ऑक्सीजन का बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन, जिसमें वो ब्रेक डाउन करता है न्यूट्रिएंट्स का, एंड रिजल्टेंट होगा द रिलीज ऑफ CO2, और रिजल्टेंट क्या होगा, द रिलीज ऑफ CO2। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज अ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो दो तरीके से हमें ब्रीथिंग देखने को मिलती है। पहला जो होता है हमारा तरीका, दैट इज अ इंस्पिरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन में एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो अंदर ली जाती है, दैट इज अ ड्रॉन इन, अंदर जाती है एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, और एक्सपिरेशन में ये जो एल्वियोलर की जो एयर होती है वो बाहर आती है, दैट इज रिलीज्ड आउट। तो ये जो हमारा इंस्पिरेशन होता है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हम इसके शॉर्ट पॉइंट्स लिख लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इंस्पिरेशन मैंने बता दिया, ड्यूरिंग द एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, वेयर एज इन एक्सपिरेशन द एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। The movement of air into, in and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. अब ये जो मूवमेंट हो रही है एयर की अंदर बाहर लंग्स में, ये किसकी वजह से कैरिड आउट होती है, बाय क्रिएटिंग, हमें पहले इसमें प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करना पड़ेगा, कहाँ पर, लंग्स में और एटमॉस्फेयर के बीच में। इंस्पिरेशन कब होती है, जब प्रेशर जो लंग्स के अंदर होता है, जिसे हम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कहते हैं, वो कम हो एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर से। ठीक है, इंस्पिरेशन कब होता है, इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन अ लंग्स, दैट इज अ इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इज लेस देन अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब हमारी इंस्पिरेशन होगी। मतलब अगर लेस है तो कैसा होगा, देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर विद इन अ लंग्स विद रिस्पेक्ट टू अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो नेगेटिव प्रेशर होता है हमारा लंग्स के अंदर, जब हम तभी हम इंस्पिरेशन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम एक्सपिरेशन की बात करें तो एक्सपिरेशन तब होगा जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, दैट इज जो प्रेशर लंग्स के अंदर है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो जो डायाफ्रेम होते हैं एंड अ स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स, डायाफ्रेम और उसके साथ साथ स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल, जिसे हम एक्सटर्नल या इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं बिटवीन द रिब्स। ठीक है, इनका काम क्या होता है, ये जनरेशन में हेल्प करते हैं, हेल्प इन अ जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। ठीक है, इसके बाद इंस्पिरेशन जो है अगर इनिशिएट हो गई है तो कैसे पता चलेगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है डायाफ्रेम का, जिसका काम क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ा देना, किसका, थोरासिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज कर देना इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, और जब कॉन्ट्रैक्शन होगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में, तो वो क्या करेगा, लिफ्ट कर देगा रिब्स को और स्टर्नम को, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम में इन द थोरासिक चैम्बर। कहाँ पे, डॉर्सोवेंट्रिकल एक्सिस में। तो क्या होगा, ओवरऑल इंक्रीज हो गया थोरासिक चैम्बर में और इंक्रीज हो गया पल्मोनरी वॉल्यूम में। ठीक है, तो एन इंक्रीज इन अ पल्मोनरी वॉल्यूम का, अगर पल्मोनरी वॉल्यूम हमारा बढ़ गया है तो वो डिक्रीज किसे कर देगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को, जो कि किससे कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जिसकी वजह से जो एयर है फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से अंदर आ जाएगी लंग्स में, जिसे हम इंस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इतना पढ़ लिया है, इसको अब हम शॉर्ट नोट्स में देख लेते हैं, शॉर्ट पॉइंट्स में कि क्या है। पहली बात, इंस्पिरेशन जो होता है हमारा, दैट इज अ एक्टिव प्रोसेस। इसके बाद इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है डायाफ्रेम का एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का। किसका कॉन्ट्रैक्शन होता है,
that is a contraction of diaphragm and external intercostal मसल्स का। इसके बाद हमारे ये जो डायाफ्राम है वो कैसे हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे। डायाफ्राम बिकम फ्लैट। ठीक है, तो हमारी क्या हो जाएगी, लंग्स की कैपेसिटी जिसे हम वो कह रहे हैं पल्मोनरी कैपेसिटी, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसमें क्या होता है, प्रेशर जो होता है अंदर का वो कम होता है देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हो जाएगी। इसके बाद हम आगे देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ थोरासिक चैम्बर भी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। देयर इज एन इंक्रीज इन द थोरासिक चैम्बर ऑफ अ वॉल्यूम, दैट इज इंक्रीज इन अ पल्मोनरी वॉल्यूम, जिसे हमने लंग कैपेसिटी लिखा है। ठीक है, अब आगे फर्दर मूव करते हैं टुवार्ड्स द एक्सपीरेशन। तो एक्सपीरेशन में क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है डायाफ्रेम का और इंटरकोस्टल मसल्स का, दोनों के दोनों रिलैक्स हो जाते हैं और डायाफ्रेम रिटर्न हो जाता है अपनी ओरिजिनल या नॉर्मल पोजीशन में। डायाफ्रेम भी और स्टर्नम भी दोनों नॉर्मल पोजीशन या अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं, जिसका काम क्या होता है, ये रिड्यूस कर देता है थोरासिक वॉल्यूम को और देयर बाय पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो गया, लंग कैपेसिटी भी कम हो गई। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन अ इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर स्लाइटली अबव देन अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वही कंडीशन आ गई कि जो हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो अंदर हमारा बढ़ गया एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो ये जब कंडीशन आ गई तो इसका काम क्या हो जाएगा, एक्सपल्शन हो जाएगा फ्रॉम एयर का, एक्सपल्शन हो जाएगा किसका, एयर का, फ्रॉम द लंग्स, जिसे हम एक्सपीरेशन कहेंगे। ठीक है, तो अगर हमें एक्सपीरेशन के सब पॉइंट्स लिखने हो तो हम कहाँ लिखें, यहाँ लिख लेते हैं, एक्सपीरेशन दैट इज अ रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, ये इंटरकोस्टल मसल कैसी होती है, एक्सटर्नल। दूसरी बात, जो हमारा डायाफ्राम और स्टर्नम है वो ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न हो जाएंगे, तो हमारा ये जो थोरासिक वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा और लंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो फिर कौन सी कंडीशन आ जाएगी, एक ही, कि जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जिसकी वजह से एक्सपल्शन हो जाएगा। एक्सपल्शन मतलब निकलना, एक्सपल्शन हो जाएगा एयर का फ्रॉम द लंग्स।
अब ये डायग्राम क्या शो कर रहे हैं, देखो एयर एंटरिंग इनटू अ लंग्स, जब ऐसे ऐसे जा रही है तो ये लंग्स में जा रही है और ये डायाफ्रेम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये कौन सी कंडीशन आ गई, दैट इज अ इंस्पिरेशन। दूसरे वाले में अगर हम बात करें तो ये एक्सपल्शन हो रहा है, एयर बाहर निकल रही है, एयर एक्सपेल्ड हो रही है फ्रॉम द लंग्स, दैट इज अ कंडीशन ऑफ एक्सपिरेशन। आगे फर्दर मूव करते हैं। We have the ability to increase the strength of a inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen। तो हमारे पास ये एबिलिटी होती है कि जो स्ट्रेंथ है इंस्पिरेशन की और एक्सपिरेशन की उसको हम बढ़ा सकते हैं, किसकी हेल्प से, जो भी हमारी एडिशनल मसल्स प्रेजेंट हैं कहाँ पर, एब्डोमन में। ऑन एन एवरेज, एवरेज में एक ह्यूमन एक हेल्दी ह्यूमन कितना ब्रीथ करता है, दैट इज ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में 12 से 16 टाइम, 12 से 16 टाइम ब्रीथ करता है पर मिनट। तो ये तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इन्वॉल्व इन द ब्रीथिंग मूवमेंट, ये जो भी एयर का वॉल्यूम है ब्रीथिंग मूवमेंट में जो भी है उसे हम एस्टिमेट कर सकते हैं, मतलब मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर। किसकी हेल्प से, स्पायरोमीटर से, जो कि हेल्प होता है इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, दैट हेल्प्स इन अ क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। आगे हम बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या क्या हैं और उनकी कैपेसिटीज क्या क्या हैं, ठीक है। तो पहला जो आता है हमारा दैट इज अ टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज अ अमाउंट ऑफ एयर या वॉल्यूम ऑफ एयर, कितनी एयर हम इंस्पायर किए या एक्सपायर किए ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। जो नॉर्मल रेस्पिरेशन चल रही है उसमें हमने कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर किया, इंस्पिरेशन किया या एक्सपायर किया, उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, जो कि कितनी होती है अप्रॉक्सीमेटली दैट इज़ अ 500 ml। एन और एक हेल्दी मैन इंस्पायर और एक्सपायर कितना कर सकता है अप्रॉक्सीमेटली, दैट इज 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। कितना इंस्पायर और एक्सपायर कर सकता है, दैट इज 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट, ठीक है। अगर हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज अ एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, एक वो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो पर्सन इंस्पायर कर सकता है बाय अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन। एक ज़बरदस्ती इंस्पिरेशन करते टाइम, मतलब फोर्सिबल इंस्पिरेशन करते टाइम कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर और इंस्पायर कर सकता है और ले सकता है, तो उसका वॉल्यूम कितना है, दैट इज 2500 to 3000 ml। कितना है, 2500 to 3000 ml। अगर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात हो तो ये भी वही है कि एक वो एडिशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर कितना पर्सन एक्सपायर कर सकता है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर सकता है, कितना ज़बरदस्ती पर्सन एक्सपायर कर सकता है फोर्सफुल एक्सपिरेशन के दौरान, उसका वॉल्यूम कितना है, दैट इज़ 1000 to 1100 ml। अब हम आते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम की वजह से। तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज रिमेनिंग इन द लंग्स, कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में रह गई है इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन। जब हमने ज़बरदस्ती सांस बाहर निकाली है तो उस टाइम पे लंग्स में कितनी एयर रह चुकी है, दैट इज़ अ 1100 to 1200 ml। By adding up a few respiratory volumes described above, one can derive a various pulmonary capacities as well, which can be used in clinical diagnosis। तो ये जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ कैपेसिटी, ये कौन सी है, पल्मोनरी कैपेसिटी है। ऊपर वाले जो थे वो क्या थे, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। पहला है हमारा दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी।
टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन। एक नॉर्मल एक्सपीरेशन के टाइम पे कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन इंस्पायर कर सकता है, उसको हम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहेंगे। दिस इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या आएगा, टाइडल वॉल्यूम एज वेल एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की, 500 प्लस 2500, 500 प्लस 2500 इज इक्वल टू 3000। ठीक है। अगर हम बात करें एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की, दैट इज़ अ टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के दौरान कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन एक्सपायर कर सकता है, बाहर निकाल सकता है। दिस इंक्लूड्स अ टाइडल वॉल्यूम एज वेल एज अ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज़ अ 500 is tidal volume plus ERV is 1000 is equal to 1500। आगे फर्दर मूव करते हैं। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन। एक नॉर्मल एक्सपीरेशन के दौरान कितनी एयर हमारे लंग्स में है, रिमेन है, रिटेन है, दैट इज ERV इज इक्वल टू रेसिडुअल वॉल्यूम। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 1000 प्लस 1100, 1000 प्लस 1100 इज इक्वल टू 2100। फर्दर मूव करते हैं, दैट इज वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ अ पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपीरेशन। फोर्स्ड एक्सपीरेशन के दौरान कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन मैक्सिमम ब्रीथ कर सकता है। दिस इंक्लूड्स ERV, TV, टाइडल वॉल्यूम एंड IRV। और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। तो इसकी कैपेसिटी आ जाएगी वाइटल कैपेसिटी, दैट इज वाइटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, पहला क्या है IRV प्लस ERV प्लस TV। IRV कितना था 2500, ERV हमारा है 1000 प्लस 1500, सॉरी दैट इज़ 1500। तो टोटल कितनी हो जाएगी 4000। अगर टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें, दैट इज़ अ टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lungs at the end of a forced inspiration. This includes RV, ERV, TV, IRV, vital capacity plus residual capacity। या तो सीधा कह देते हैं वाइटल कैपेसिटी के साथ रेसिडुअल वॉल्यूम की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज अ 1500। ठीक है, हाँ था क्लियर है। आगे फर्दर मूव करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे बढ़ते हैं। तो ये हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस आ गया है। दैट इज एल्वुलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वुलाई प्राइमरी साइट है जहाँ पे सारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ देखने को मिलती हैं, ब्लड और टिश्यू में भी देखने को मिलती हैं। ऑक्सीजन एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दिस साइट। और अगर ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज हो रहे हैं तो दे आर एक्सचेंज बाय अ सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन अ प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
किस पे बेस्ड होंगे, प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, और किससे होंगे, बाय अ सिंपल डिफ्यूजन। सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन आर आल्सो सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किस किस पे इफेक्ट होता है, सॉल्युबिलिटी गैस की कैसी है, कैसी सॉल्युबिलिटी है, उस पर डिपेंड होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। थिकनेस क्या है मेम्ब्रेन्स की, उस पर डिपेंड होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, ये दो फैक्टर्स पे रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड होता है। अब आगे बढ़ते हैं। दैट इज अ प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय अ इंडिविजुअल गैसेज इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेज इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। तो व्हाट डू यू मीन बाय अ पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर इज अ प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय अ इंडिविजुअल गैस। कोई एक इंडिविजुअल गैस जितना प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रही है इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मतलब बहुत सारी गैसेस हैं, उसमें किसी इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर है उसको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं पी से। या तो ये पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन हो जाएगा, PCO2 इज हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेज इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड द टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन इन द टेबल। ये दिया हुआ है, ये सारा पार्शियल प्रेशर गिवन है। ये जो डाटा गिवन है यहाँ पे, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ऑक्सीजन का फ्रॉम एल्वुलाई टू ब्लड और ब्लड टू टिश्यू। ठीक है, तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो एटमॉस्फेरिक एयर में 159 होता है, एल्वुलाई में 104 होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 होता है, टिश्यू में 40 होता है। अगर हम CO2 की बात करें तो वो 0.3 होता है एटमॉस्फेरिक एयर में, एल्वुलाई में 40 होता है, दैट इज़ अ पार्शियल प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, और ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड में 45 होता है, ऑक्सीजनेटेड में 40 होता है, और टिश्यू में हमारा 45 होता है। ये सारा पार्शियल प्रेशर गिवन है, जिसकी यूनिट होती है mmHg। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये देखो दिया हुआ है डायग्राम, इस डायग्राम को देखते हैं। ये हार्ट गिवन है, दैट इज अ राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, और ये होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये एल्वियोलर एयर प्रेजेंट है जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का गिवन है, जो कि एटमॉस्फेरिक है 104, और PCO2 का कितना है 40, ये यहाँ पे गिवन है। इसके बाद यहाँ से ये पल्मोनरी वेन में गए, पल्मोनरी वेन से ये यहाँ पे आर्टरीज में गए, जहाँ पर ये किस में है, ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में है। ये वैल्यूज़ भी साथ साथ गिवन है। फिर यहाँ से ये ब्लड टिश्यू में गए, ठीक है, टिश्यू में चले गए, बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन। इसके बाद ऑक्सीजन जाने के बाद CO2 वहाँ से टिश्यू से निकलने लगी। फिर ये वेन्स में गई, जहाँ पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसका पार्शियल प्रेशर ये है, ये सारा वही टेबल से लिखा हुआ है। फिर ये पल्मोनरी आर्टरी में गए और यहाँ से एक्सपायर्ड हुए हो गए। ठीक है, तो ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड साइट है, ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी गिवन है, यहाँ ये पल्मोनरी वेन गिवन है। तो ये सारा एक्सचेंज ऑफ गैस दिखा दिया है एल्वियोलस में कैसा होता है और बॉडी टिश्यू में कैसा होता है, विद द हेल्प ऑफ ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या गिवन है, एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, जो CO2 की सॉल्युबिलिटी होती है वो कैसी होती है, 20 to 25 टाइम्स हाइयर होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इज द पार्शियल प्रेशर इज मच हाइयर कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन।
तो जो अमाउंट ऑफ CO2 है वो ज़्यादा डिफ्यूज़ हो सकती है थ्रू अ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अ ऑक्सीजन। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होती है वो किसकी बनी होती है? 3 मेजर लेयर्स की बनी होती है। पहला होता है थिन स्क्वाइमस एपिथीलियम का क्या बना होता है? एल्वियोलाई बना होता है। एंडोथीलियम की जो क्या बनी होती है? एल्वियोलर कैपिलरीज बनी होती है। और बेसमेंट सब्सटेंस जो होता है इनके बीच में प्रेजेंट होता है। हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस, इसकी टोटल थिकनेस मच लेस देन मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से कम होती है। देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यू, दैट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वियोलाई। मतलब ये जितने भी फैक्टर्स हैं हमारी बॉडी में सारे फेवरेबल हैं जिसमें डिफ्यूजन होता है। ऑक्सीजन का कहाँ से होगा? एल्वियोलाई से टिश्यू में जाना, और CO2 का कहाँ से होगा? टिश्यू से एल्वियोलाई में जाना। ठीक है, ये एयर गई, दैट इज़ अ एल्वियोलर कैविटी। ये हमारा बेसमेंट सब्सटेंस है। ये हमारी जो है गिवन है, ये एल्वियोलर वॉल है जो कि 1 सेल थिक है। ये दैट इज़, ये जो पर्पल पर्पल गिवन है दैट इज़ अ रेड ब्लड सेल। दिस इज़ अ ब्लड कैपिलरी। यहाँ से एयर गई अंदर और यहाँ से एयर बाहर भी आती है। ठीक है, नाउ अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ अ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसेस जो हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं, कितने परसेंटेज में, किस फॉर्म में, ये सब यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, दोनों की बात करनी है। ब्लड इज़ अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। चाहे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना है चाहे CO2 का करना हो, दोनों के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? ब्लड की होगी। अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 97% जो है वो किससे ट्रांसपोर्टेड होता है? RBC से होता है इन द ब्लड में। जो भी रिमेनिंग 3% रह गया है वो किससे होता है? इन द डिजॉल्व स्टेट में होता है थ्रू द प्लाज्मा। ठीक है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? RBC की हेल्प से। वेयर एज 70% जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। और जो 7% बचा वो किस फॉर्म में होता है? डिजॉल्व स्टेट की फॉर्म में, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। अगर इसको हमें लिखना हो तो यहाँ हम लिखते हैं ऑक्सीजन, यहाँ हम लिखेंगे CO2। तो जो 97% है वो गया RBC से, और ये जो 3% है ये गया प्लाज्मा से। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं CO2 की, तो 20 से 25% हुआ हमारा RBC, 70% हुआ बाइकार्बोनेट, और 7% हुआ प्लाज्मा। ठीक है, जो हमारा, एक ये चीज़ भी याद कर लो, जो हमारा 100 ml ऑफ ब्लड होता है उसमें अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो कितना होता है? 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का होता कैसे। अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन आर द RBC। हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? RBC में। किस कलर का होता है? रेड कलर का। उसमें क्या प्रेजेंट होता है? आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन के साथ अगर बाइंड होता है तो वो रिवर्सिबल मैनर में होता है। मतलब ऐसे, जैसे ये ऑक्सीजन है, ये अगर हमारे हीमोग्लोबिन से बाइंड हुआ, सॉरी,
ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, तो ये दैट इज़ अ रिवर्सिबल कंडीशन। तो यहाँ पे हमारा बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में भी कन्वर्ट हो सकता है और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इसी को हम रिवर्सिबल मैनर कहते हैं। तो हमारा ईच हीमोग्लोबिन जो होता है वो कितना कैरी करता है ऑक्सीजन। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम नंबर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। हर हीमोग्लोबिन में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन के? 4। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन की बाइंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ, वो तो किससे रिलेटेड होगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिलेटेड होगी। और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के साथ रिलेटेड होगी, टेम्परेचर के साथ रिलेटेड होगी और अदर फैक्टर विच कैन इंटरफेयर विद इट्स बाइंडिंग। तो कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे जब हम बाइंडिंग करेंगे ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है, टेम्परेचर क्या है, pH क्या है, ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर हम आगे देखते हैं, A sigmoid curve is obtained when a percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the partial pressure of oxygen। कौन सा कर्व आता है? दैट इज अ सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेन्ड। इस कर्व को हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाट इज अ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व? दैट इज अ सिग्मॉइड कर्व आता है जो कि क्या है? दैट इज अ परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ, और दूसरी साइड पे क्या प्रेजेंट होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब हम बाइंडिंग करते हैं ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ तो कहाँ देखने को मिलता है? एल्वुलाई में। अगर एल्वुलाई की बात करें जहाँ पर हमारी ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है, हाई पार्शियल प्रेशर O2, लो PCO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी कम होती है, लो टेम्परेचर भी होता है। लो टेम्परेचर माने pH ज़्यादा होगा। दीज फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं किस में फेवर करते हैं? जब हमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है तो उसमें ये सारे फैक्टर्स हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बनेगा? दैट इज अ सिग्मॉइड कर्व। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब बाइंडिंग ऑफ अ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगर हम टिश्यू की बात करते हैं, अगर हम टिश्यू की बात करते हैं तो जहाँ पे PO2 का लेवल, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम होगा, हाई PCO2 होगा, हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी, हाई टेम्परेचर होगा और pH लो होगा। ये सारी कंडीशन कब फेवर होती हैं? जब डिसोसिएशन होता है ऑक्सीजन का फ्रॉम हीमोग्लोबिन के साथ, फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, तो दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट ऑक्सीजन गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड get dissociated at the tissue. Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to the tissue under a normal physiological condition। ठीक है, यहाँ पे हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं। एक हमने पढ़ी है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जब हमारा फॉर्मेशन होगा ना ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, तो जो हमारा शिफ्ट आएगा वो किस तरफ आएगा? कर्व का शिफ्ट। ये जो कर्व का शिफ्ट आएगा, शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। और जब हम डिसोसिएशन करेंगे ऑक्सीजन का ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ, उसके लिए ये कंडीशन है, तो यहाँ पे शिफ्ट किसकी तरफ आएगा? राइट की तरफ। एक जगह पे हम बाइंड कर रहे हैं, एक जगह पे हम डिसोसिएट कर रहे हैं, तो शिफ्ट भी तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, टुवर्ड राइट।
लास्ट पॉइंट देख लो कि हर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो वो कितना डिलीवर करेगा? 5 ml ऑफ ऑक्सीजन देगा। किसे? टिश्यू को, अंडर अ नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात हो चुकी है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने पे। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। CO2 इज कैरिड आउट बाय हीमोग्लोबिन। CO2 किससे कैरिड होता है? बाय हीमोग्लोबिन एज अ कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन, जिसमें हमारा 25% इन्वॉल्व होता है। ये आरबीसी में ही तो इन्वॉल्व होता है, तभी तो हीमोग्लोबिन के साथ जा रहा है। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये बाइंडिंग भी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के साथ रिलेटेड है। इसमें PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मेजर फैक्टर है जो अफेक्ट कर सकता है बाइंडिंग को। जैसे कि अगर हमारा PCO2 हाई है, ठीक है, अगर हमारी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, तो अगर CO2 का अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो कहाँ देखने को मिलेगा? सिंपल सी बात है, टिश्यू में देखने को मिलेगा। तो मोर बाइंडिंग चलेगी कार्बन डाइऑक्साइड की। अगर हमारा O2 का लेवल हाई है, तो O2 का लेवल हमने कहाँ पढ़ा था? हाई होता है एल्वुलाई में। तो हमारा क्या चलेगा? बाइंडिंग की जगह दूसरी जगह क्या होने लगती है? डिसोसिएशन होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये जब POCO2 का लेवल हाई होता है तो इस कंडीशन को, इस इफेक्ट को हम एक और चीज़ कहते हैं, दैट इज़ अ बोहर इफेक्ट। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और जब हमारा ऑक्सीजन का कंटेंट हाई होगा तो इसको हम हाल्डेन इफेक्ट कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा, वही है बस, इतना ही बहुत है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमें इतना पता चल गया है, अगर हमारा CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा है तो वो हमें टिश्यू में देखने को मिलेगा, तो हमारी बाइंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर हमारा ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, कहाँ पर? एल्वुलाई में, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होने लगेगा? डिसोसिएशन होने लगेगा। किससे? कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन से। डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन टेक प्लेस, जहाँ पे CO2 किससे बाउंड हो जाएगा? हीमोग्लोबिन के साथ फ्रॉम द टिश्यू एंड इज डिलीवर एट द एल्वुलाई। आरबीसी, जो हमारी आरबीसी होती है, दैट इज़ कंटेन अ वेरी हाई कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम, जिससे हमारी आरबीसी में बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहते हैं, और उसमें मिनट क्वांटिटीज़ ऑफ प्रेजेंट होता है प्लाज्मा। ठीक है, और वही कार्बोनिक एनहाइड्रेज मिनट क्वांटिटीज़ में कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा में। तो ये जो एंजाइम है ये क्या करता है? फैसिलिटेट करता है रिएक्शन को बोथ डायरेक्शन में, मतलब ये भी रिवर्सिबल है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। फिर इसके बाद ये फिर बाइकार्बोनेट्स और हाइड्रोजन में भी कन्वर्ट हो जाता है। एट द टिश्यू साइट वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ हाई, तो जो हमारी टिश्यू साइट होती है, बता ही दिया कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा ड्यू टू इट्स कैटाबॉलिज्म। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज़ हो जाएगा ब्लड में, जहाँ पर आरबीसी और प्लाज्मा मिलेंगे, जहाँ पे ये फॉर्म करेंगे बाइकार्बोनेट्स और हाइड्रोजन आयन एट द एलिव्यूलर साइट पे, जहाँ पे POCO2 का लेवल कम होता है। तो ये जो रिएक्शन है ये प्रोसीड होने लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि, और ये फॉर्मेशन कर देगी CO2 और वाटर का। ठीक है, ये रिएक्शन उसी के लिए है। द CO2 इज ट्रैप्ड एज अ बायोकार्बोनेट, तो यहाँ पे CO2 क्या ट्रैप्ड हो जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट एट अ टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्टेड टू एल्वुलाई इज रिलीज आउट एज अ CO2, और ट्रांसपोर्टेड होगा एल्वुलाई में, जहाँ पे कैसे रिलीज होगा? CO2 की फॉर्म में। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से हमें क्या पता चला? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका हर 100 ml
कितना डिलीवर करता है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर करता है किसे, एल्वोलाई को। वहाँ हमने क्या पढ़ा था, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं रेगुलेशन एंड रेस्पिरेशन, सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ह्यूमन बींग्स have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demand of the body tissue। तो हमारी ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनके पास सिग्निफिकेंट ये एबिलिटी होती है ताकि वो मेंटेन कर सके, मॉडरेट कर सके रेस्पिरेटरी रिदम को, हाँ, और हमारी जो डिमांड्स हैं बॉडी टिश्यू की उसको सूट कर सके। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम, और ये किसकी हेल्प से हो सकता है, न्यूरल सिस्टम की हेल्प से हो सकता है। एक स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट होता है कहाँ, मेडुला रीजन में, ब्रेन के मेडुला रीजन में एक स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट होता है जिसे हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इस रेगुलेशन के लिए, ठीक है। अनदर सेंटर, दूसरा सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, जो कि पॉन्स रीजन में मिलता है ब्रेन के, उसे हम नीमोटॉक्सिक सेंटर कहते हैं, जिसका काम होता है इसी के जो फंक्शन होते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर उसको मॉडरेट करना। इसके बाद जो भी न्यूरल सिग्नल्स हैं ये जो सेंटर से निकले हैं वो रिड्यूस कर देते हैं ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। द न्यूरल सिग्नल्स जो होते हैं फ्रॉम दिस सेंटर, ये जो सेंटर से न्यूरल सिग्नल जो गए ये ड्यूरेशन ये रिड्यूस कर देंगे किसकी ड्यूरेशन को, इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को, जिसकी वजह से हमारी रेस्पिरेटरी रेट में ऑल्टरनेशन आएगी, मतलब दिक्कत आएगी। एक कीमोसेंसिटिव एरिया जो होता है दैट इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, एक कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है कहाँ पे, रिदम सेंटर के एडजेसेंट पे, जो कि हाईली सेंसिटिव होता है किसके, CO2 के और हाइड्रोजन आयन के। इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर, तो अगर इस सब्सटेंस का अगर हम इंक्रीज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का और हाइड्रोजन आयन का, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो सेंटर है एक्टिवेट हो जाता है। इंक्रीज इन दी सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट द सेंटर विच इन टर्न, इसके बाद क्या हो जाएगा, सिग्नल जो है वो रिदम सेंटर के पास पहुंच जाएगा ताकि वो जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट है रेस्पिरेटरी प्रोसेस में वो कर सके, बाय विच द सब्सटेंस कैन बी एलिमिनेटेड, बाद में वो जो सब्सटेंस हैं वो एलिमिनेट भी हो जाएंगी। तो रिसेप्टर एसोसिएटेड विद आयोटिक आर्क, जो भी रिसेप्टर एसोसिएटेड होते हैं आयोटिक आर्क से या कैरोटिड आर्टरी के साथ, कैन आल्सो बी रिकॉग्नाइज द चेंज इन द CO2 एंड हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। तो किस में रिकॉग्नाइज करते हैं, कौन कौन से रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आयोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी में जो भी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं जो भी चेंजेस हुए हैं हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में, और जो भी नेसेसरी सिग्नल्स होते हैं उनको भेज देते हैं कहाँ पे, रिदम सेंटर में फॉर रेमीडियल एक्शन के लिए। तो ये जो रोल ऑफ द ऑक्सीजन है इन द रेगुलेशन, ये जो भी रेगुलेशन हुआ है इसमें जो ऑक्सीजन का रोल है वो रेस्पिरेटरी रिदम का इज़ क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे ये जो रोल ऑफ द ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज़ क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। तो ये जो भी हमने रोल पढ़ा है ऑक्सीजन का, ये इसका रेगुलेशन का काम करता है किसमें, रेस्पिरेटरी रिदम में, वो क्वाइट इनसिग्निफिकेंट है। अब हम पढ़ते हैं आज का अपना लास्ट टॉपिक, दैट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, अस्थमा। सबसे पहले अस्थमा वो डिफ़िकल्टी होती है जब हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम में कोई डिफ़िकल्टी आए उसको हम अस्थमा कहते हैं, जिसकी वजह से कॉज वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, और ये किसकी वजह से होती है, इन्फ्लेमेशन जब होने लगती है ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल्स में। अगर एम्फाइसीमा की बात करें दैट इज़ अ क्रॉनिक डिसऑर्डर, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है जो कि एल्वियोलर वॉल्स को डैमेज कर देता है। कौन सी वॉल्स को डैमेज कर देता है, एल्वियोलर वॉल्स को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस है वो डिक्रीज़ हो जाता है। और इसका वन ऑफ द मेजर कॉज क्या है, किसकी वजह से होता है, ज़्यादातर ये सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। अस्थमा भी क्लियर हो गया, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है, विजिंग साउंड आता है, और ये किसकी वजह से होता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल्स की। एम्फाइसीमा क्या होता है, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारी जो एल्वियोलर वॉल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस का एरिया है वो डिक्रीज़ हो जाता है।
इसका मेन कारण क्या है? सिगरेट स्मोकिंग। एक तीसरा है दैट इज़ अ ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में हमने देखा होगा जिसमें हमारी ग्राइंडिंग होती है या स्टोन ब्रेकिंग होती है, जो सो मच डस्ट होती है इज प्रोड्यूस होती है इन दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कोप विद द सिचुएशन। तो बहुत सारी डस्ट प्रोड्यूस होती है कि जब स्टोन ब्रेकिंग होती है, ग्राइंडिंग होती है, तो उस चक्कर में जो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो इतना अच्छे से कोप नहीं कर पाता है उस सिचुएशन से, मतलब लड़ नहीं पाता है डिफेंस मैकेनिज्म उतने ढंग से, क्योंकि इतनी सारी डस्ट हो रही होती है। तो अगर ऐसे एरिया में हम ज़्यादा देर तक रहते हैं, मतलब लॉन्ग एक्सपोजर, बहुत टाइम तक रहते हैं, तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होने लगती है, और वो क्या करती है? कॉज करती है फिब्रोसिस, कॉज करती है। वो फिब्रोसिस क्या होता है? दैट इज़ अ प्रोलिफरेशन ऑफ अ फाइब्रस टिश्यू, ठीक है, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीरियस लंग डैमेज भी हो सकता है। तो आपने देखा होगा वर्कर्स जब ऐसे एरियाज़ में काम करते हैं तो उनको वियर प्रोटेक्टिव मास्क दिए जाते हैं, मास्क पहनाए जाते हैं ताकि कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट ना पड़े, ठीक है। यहाँ पे आज का हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। हमने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी 3rd चैप्टर पे आएगी इसी यूनिट के, जो कि है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। यहाँ पे मैं अपना लेक्चर ख़त्म करती हूँ। हमारे इस यूनिट के 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी के डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और दूसरा अभी कंप्लीट हो गया है जो कि है ब्रीथिंग एक्सचेंज एंड गैसेस, और हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन भी कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।